नमस्कार, मैं हूं दिबांग। शिखर सम्मेलन पंजाब में आपका स्वागत है और मेरे खास मेहमान हरीश रावत। हरीश जी, आपका स्वागत है। आप झगड़ा निपटाने गए थे, आपने तो जो झगड़ शिखर रहे थे। सम्मेलन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आप झगड़ा निपटाने गए थे, लेकिन आपने जो झगड़ रहे थे उन्हीं को निपटा दिया। किस किस का नाम लूं? देखिए, पार्टियों में ऐसे क्षण आते हैं और उनका निदान भी निकल आता है। और आप देखिएगा, जो कुछ अभी थोड़ा बहुत है वो भी जल्दी उसका समाधान निकल जाएगा। लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और पीसीसी के अध्यक्ष की एक बार बातचीत हो चुकी है और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो भावुकता के प्रश्न होते हैं, उनके निदान में कुछ समय लग जाता है। समय थोड़ा लग रहा है मगर निदान निकल आएगा और सब लोग मिलजुल करके एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। हरीश जी, ये एकजुटता का कैसा दावा है? यानी आप देखें तो जाखड़ नाराज, रंधावा नाराज, अमरिंदर सिंह नाराज, सिद्धू नाराज, सब नाराज। आप एकजुटता बनाने जब जाते हैं तो नाराजगी। आप जाखड़ साहब का लेटेस्ट ट्वीट देखिए। देखिए, अपनी बात कहना और उसके बाद पार्टी ने जो कुछ फैसला लिया उसे सहमत होना, दोनों लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। अपनी बात कुछ लोगों ने कही है और उसके बाद जो पार्टी ने निर्णय किया उससे सहमत हुए हैं। तो इसलिए ये कहना कि झगड़ा है और कैसी एकजुटता, तो हम कोई भाजपा की तरीके से एक रेजिमेंटेड पार्टी नहीं है। हम लोग एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं। इसमें लोग अपनी बात कहते हैं, लेकिन अनुतोगत्वा जो निर्णय पार्टी का होता है उसके साथ सब खड़े होते हैं। और पंजाब में भी यही हुआ है। अलग अलग मसलों पर राय जुदा जुदा रही है, लेकिन फिर जब एक बात हो गई तय तो उस पर सब पीछे खड़े रहे। आज श्री चरणजीत सिंह चन्नी के पीछे सब लोग खड़े हैं। सारा पंजाब कांग्रेस खड़ा है। आप किसी से पूछ के देख लीजिए कि आप उनके साथ हैं या नहीं हैं, वो कहेंगे हम उनके साथ हैं। जी हाँ, आपने कहा कि सब लोग खड़े हुए हैं, पर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि राजनीति में टाइमिंग बहुत बड़ी बात होती है। आप वरिष्ठ नेता, इतना तो समझते हैं। आपने एक नया मुख्यमंत्री बनाया, दलित मुख्यमंत्री बनाया, और तुरंत आप कहते हैं कि ये तो एक तरीके से नाइट वॉचमैन है, असली चेहरा सिद्धू है। ये आपको लगता है कि एक तरीके से आपने समय से पहले एक बात कह दी? आपसे कहीं ना कहीं चूक तो हो ही जाती है, आखिर आप भी तो इंसान ही हैं। दिव्यांग जी, पहली बात तो यह है कि ऐसा किसी ने नहीं कहा और न ऐसा है। वो मुख्यमंत्री हैं। मुझसे एक सवाल पूछा गया कि श्री सिद्धू, मैंने कहा श्री सिद्धू प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं और चुनाव में वो और मुख्यमंत्री मिल करके हमको चुनाव जिताएंगे। और उन्होंने कहा फिर मुख्यमंत्री कौन होगा? मैंने कहा मुख्यमंत्री के चयन की हमारे पार्टी के अंदर एक परंपरा है। सब विधायक चुन करके आते हैं, वो कांग्रेस अध्यक्षा से आग्रह करते हैं कि वो हमारे तरफ से सीएलपी का नेता चुन दें, और वही प्रक्रिया हमने कहा पंजाब में भी अपनाएंगे। ये हमारी टाइम टेस्टेड परंपरा है। तो उसमें क्योंकि आपका मामला जो है 24/7 का है, तो आप एक हिस्से को एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं, दूसरे हिस्से को दूसरी बार इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन मेरा बयान तो टोटलिटी में है, और आप टोटलिटी में देखिए तो जो मैं आज कह रहा हूं वही मैंने उस समय भी कहा है। तो और आज आप ये पार्टी वही बात कह रही है और वही सत्य है। जी, तो आप ये बहुत साफ साफ आज कह रहे हैं कि आगामी जो पंजाब में विधानसभा चुनाव होंगे उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा न तो चन्नी होंगे और न ही सिद्धू होंगे। हमने ये कहीं नहीं कहा मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री क्या, जिस समय तक वोट पड़ जाते हैं, रिजल्ट आ जाता है, उस समय तक तो मुख्यमंत्री रहते हैं। तो क्या चेहरा कुछ समय के लिए बदल जाता है, कुछ समय के लिए फिर रिन्यू हो जाता है? ऐसा कहीं नहीं है। मैंने कहा कि दोनों, एक पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, एक माननीय मुख्यमंत्री हैं, और दोनों मिल करके चुनाव लड़ाएंगे, कांग्रेस को विजयी बनाएंगे, और उसके बाद जो हमारी परंपरा है उसके अनुसार मुख्यमंत्री का चयन होगा।
हाँ, तो मैं आपसे वही कह रहा हूं रावत जी कि इस समय आप ये साफ कह रहे हैं कि आपके तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से न तो सिद्धू चेहरा होंगे न चन्नी चेहरा होंगे आगामी विधानसभा चुनाव हमारे दोनों लोग चेहरा है, पर मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं होगा। मुख्यमंत्री है ना, मुख्यमंत्री हैं। क्या ये रोज रोज 24 घंटे में जिस तरीके से आपको कभी कभी अपनी न्यूज रिपीट करनी पड़ती है, हमको भी इसको रिपीट करना पड़ेगा कि हमारे मुख्यमंत्री श्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं? यदि इसको रोज रिपीट करने की जरूरत है तो मैं नहीं समझता कि रावत जी आप ऐसा किया जाना चाहिए या ऐसी जरूरत पड़नी चाहिए। रावत जी आप सही कह रहे हैं, ये तो मैं मान रहा हूं कि वो मुख्यमंत्री हैं, पर आप इतने अनुभवी हैं कि आप मेरा सवाल भी सही समझ रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, यदि इन चुनावों में यदि कांग्रेस की तरफ से इन चुनावों में में कि बीच बीच में कभी दोहराते रहिए, तो आप हमारे पुराने साथी हैं, मैं आपकी सलाह पर अमल करता रहूंगा। रावत जी आप साफ कह रहे हैं कि इन चुनावों में मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं होगा। श्री चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और बहुत सफलता से काम कर रहे हैं और बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। और हम देखिए, हमेशा कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री और जहां मुख्यमंत्री होते हैं और नहीं तो सीएलपी लीडर और जो है मुख्यमंत्री पीसीसी प्रेसिडेंट चुनाव लड़ाते हैं। तो चुनाव लड़ाने का सवाल है और लड़ाने के बाद कौन मुख्यमंत्री होगा उसके चयन की हमारी टाइम टेस्टेड परंपरा है और मैं समझता हूं पंजाब कांग्रेस भी उसी का अनुसरण करना चाहेगी। रावत जी इसमें कोई सेल्फ गोल नहीं होने वाला है जिसके लिए आपको जाना जाता है। अगर आप ये कह दें कि विधानसभा चुनाव में पंजाब में इस बार पहले से तय कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, बाद में ही तय होगा, ये आप इतना तो कह सकते हैं। मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और पूरे कमांड में हैं, पूरे बहुमत के साथ हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं आपके सुझाव पर उसको बार बार दोहराऊं, ये कैसे हो सकता है? और आप कहें, आप तो देखिए, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आप चाहें तो दिन को रात बना दें, रात को दिन बना दें, आप तो 24/7 हैं। तो इसलिए मैं आपसे इस मामले में नहीं उलझना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हरीश रावत हमेशा जिधर गोल करना होता विपक्ष की तरफ वहीं गोल करता। चलिए, आप अच्छे खिलाड़ी हैं, आपने मुझे बताया और मैं और पंजाब में भी वही गोल करेंगे। और आपका जो कटाक्ष है मेरे प्रति वो भी मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं और मैं ये भी देख रहा हूं कि आप ये भी नहीं कहना चाहते आज कि भाई पंजाब में विधानसभा चुनाव के बाद ही हमारा मुख्यमंत्री तय होगा, फिलहाल कोई वहां मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा। हम लोग आगे चलते हैं। आपने जो हाल में देखिए मैं फिर स्पष्ट कर दे रहा हूं, हमारे मुख्यमंत्री हैं और वो इज वेरी मच इन कमांड और पूरे बहुमत के साथ हैं और बड़ी शिद्दत से व्यवस्था को चला रहे हैं। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। आपने हाल में हमला किया कैप्टन अमरिंदर सिंह पर, ये बहुत देर में आपको ये बातें समझ में आई या पहले आप बोलना नहीं चाहते थे? देखिए, पहली बात तो यह है, हमला करना मेरे स्वभाव में नहीं है। फिर आपने क्यों और किया? दूसरी बात यह है कि उनका मेरा पुराना रिश्ता है, 1980 का रिश्ता है, इसलिए मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई कटु बात कहूं। लेकिन कुछ सत्य कहने पड़ते हैं। श्री अमित शाह जी से मिलने के बाद मुझे उनके बयानों से लगा कि कुछ उनको उकसाया जा रहा है कि वो भाजपा के मुखौटे के रूप में पंजाब में काम करें। तो इसलिए मैंने जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स घटित हुई है उसका वर्णन मात्र किया है। आप मेरे ट्वीट को भी देखिए, मेरे फेसबुक पेज को भी देखिए और आप मेरे प्रेस बयान को भी देखिए। तो उनमें मैंने केवल घटनाक्रम बताया है कि जो ये थ्योरी ऑफ सो कॉल्ड ह्यूमिलिएशन को एडवांस किया जा रहा है, मैंने उसमें स्पष्ट किया कि कहीं पर किसी का इरादा ह्यूमिलेट करने का नहीं था। और सीएलपी की मीटिंग बुलाना सीएलपी के लीडर के लिए ह्यूमिलेशन कैसे हो सकता है? और मांग कर रहे हैं उनके विधायकगण और
तो वो जाकर के उनकी जो शंकाएं थी उनका समाधान करना चाहता, लेकिन कैप्टन साहब ने अपनी विजडम में ये तय किया और अकॉर्डिंगली उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को सूचित भी किया कि वो गवर्नर हाउस जा रहे हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं। अब ये उनका फैसला था, यह हमारा फैसला नहीं था, ये सीएलपी का भी फैसला नहीं था। सीएलपी तो केवल ये जानना चाहती थी, विधायकगण केवल ये जानना चाहते थे कि पंजाब के लोगों से हमने जो वादे किए हैं और जिन वादों को लेकर के निरंतर चर्चा होती रहती है, जो जनमानस के दिमाग में है, उनका क्या समाधान है। क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो वो अपने कैप्टन से, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे जानना चाहते थे कि इनका समाधान क्या है, आकर के हमको बता दीजिए। तो आप उनके सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, तो यह आपका निर्णय है। तो इसलिए हमसे ये कहना कि ह्यूमिलेट किया गया, वो एक प्रकार से हमारी जो भावना थी उसका अपमान था। और रहा सवाल, वो कहते हैं हमको सूचित नहीं किया गया। हमने 3 दिन प्रयास किए उनसे कांटेक्ट करने के, और जिस दिन निर्णय लिया तब भी उनको सूचित किया, उनको मैसेज भी किया गया और उनके स्टाफ को भी बताया गया, मतलब उनके दोस्तों के माध्यम से भी संदेश भेजा गया जो उनको मिल गया। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज उनको डार्क में रख करके, पीछे रख करके की गई है। जी, और आपने नाराजगी है, कुछ सवाल हैं, इसको कैप्टन साहब बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। उसके लिए 150 से ज्यादा कांग्रेस के वरिष्ठ लोग, जिनमें विधायक और सांसद आदि सम्मिलित हैं, उन्होंने 3 मैन पैनल मल्लिकार्जुन खड़गे जी और जयप्रकाश जी के नेतृत्व में उसके सामने अपनी बात रखी थी, और उसमें लोगों ने कुछ बातें बहुत स्पष्ट तौर पर कही थी, जिनको हम लोगों के संज्ञान में नहीं लाए, मगर कैप्टन साहब के संज्ञान में वो तथ्य थे, और उनसे राय करके ही किस तरीके से समस्या का समाधान हो, लोगों की शंकाओं का समाधान भी हो जाए, पार्टी भी आगे बढ़े और कैप्टन साहब का नेतृत्व भी प्रभावी रहे, इसके लिए 18 सूत्री कार्यक्रम तय किया गया, जिस पर कैप्टन साहब की दूसरी बार भी सहमति ली गई, मगर उन्होंने जो टाइम टेबल दिया उसके अनुसार काम नहीं किया। जब उसके अनुसार काम नहीं हुआ तो मैं उनके पास बात करने के लिए गया, उनके अधिकारियों के सम्मुख उनसे बातचीत हुई। हमने कहा भाई कम से कम 5 पॉइंट्स में तो काम हो जाए, उन पर कर दीजिए। उन्होंने कहा इसमें 1 हफ्ते के अंदर सब हो जाएगा, अभी से मैं रोल डाउन करना शुरू करता हूं, और कभी रोल डाउन हुआ नहीं। तो विधायकों में बेचैनी बढ़ गई। उन्होंने सीएलपी की मीटिंग बुलाने के लिए पब्लिकली आग्रह कर दिया, चिट्ठी भेज दी। तो आप ये बताइए कि बहुमत के आग्रह को कैसे ठुकराया जा सकता था। पर रावत जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, जो बातें मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं रावत जी, कि आपको कैसे आंका जाए। आप कह रहे हैं कि आप उनको बहुत दिनों से जानते हैं, 80 से जानते हैं, पर आपने कटु सत्य बोले ही नहीं। अगर आपको लग रहा था उनकी कुछ कमजोरी होती है, तो आपको वो कटु सत्य पहले बोलने चाहिए थे। आपने वो कटु सत्य तब बोले आपके अनुसार जब वो अमित शाह से जाकर मिले। ये तो आप बहुत ज्यादा डिपेंडेबल किस्म के और अच्छे दोस्त साबित नहीं होते इसमें। जब उन्होंने देखिए, हाँ बिल्कुल ठीक बात आपने कही, जो परिवार की बात होती है पहले आपसी में बात की जाती है, लेकिन जब आप परिवार से बाहर बात को लेकर जा रहे हैं, तब जो है कुछ बातें स्पष्ट करनी पड़ती हैं। जब आप अमित शाह के दरबार तक लेकर के गए और वहां से एक ह्यूमिलेशन की थ्योरी को खरीद करके लाए और उसको सारे देश के गले में डालने की कोशिश की, तो हमको उसको चीजें सार्वजनिक तौर पर कहनी पड़ी। अन्यथा मैं 6 बार मिला हूं और उस बात के गवाह हैं लोग जिनके सामने मैंने बातचीत की, और ये सवाल जो उठे हैं, जिन सवालों को लेकर के अनंतोगत्वा सीएलपी की मीटिंग बुलाने का लोगों ने आग्रह किया, वो सवाल सब मैंने उनके सामने रखे थे। तो पर उन्होंने सार्वजनिक बहसें भी हुई है, उन्होंने तो साफ कहा कि कुछ विवाद भी रहा है जी, लेकिन उनका तो साफ कहना है कि उनका तो साफ कहना है कि आपने उनको पूरी जानकारी नहीं दी, आपने उनको गुमराह किया। देखिए, क्या हम जब 6 बार मिले तो हम लोग आपस में बैठ करके क्या कुछ खो रटते रहे? हमने कोई और बात नहीं की होगी। मैं प्रभारी था, वो राज्य के मुख्यमंत्री थे। यदि मैंने उनको जो सवाल उठ रहे हैं, लोगों के जेहन में हैं, जो विधायकों के जेहन में हैं, जिन बातों को लेकर के विधायकगण आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, नहीं बताया, तो ये तो हो नहीं। ये मतलब मुझको मैं नहीं समझता कि मैं या कोई भी व्यक्ति
अपने कर्तव्य पालन में इस तरीके की त्रुटि करेगा। और फिर दूसरी बात यह है, जो सवाल हैं वो सवाल अकेले ऐसे नहीं है, मंत्रिमंडल में उनके सहयोगियों ने उठाए। बरगाड़ी के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से कोर्ट में उनकी सरकार की किरकिरी हुई, अपना पक्ष ठीक से नहीं रख पाए, उसको लेकर के एक मंत्री ने त्यागपत्र तक दिया। तो इसलिए ये कहना कि ये हरीश रावत ने नहीं बताए, तो मैंने नहीं बताए, तो परिस्थितियों ने लाउड एंड क्लियर तरीके से कैप्टन साहब को जता दिया। और जितनी कमी थी, और वो कोई दूसरे लोग भी उसको जताते रहते थे, समाचार पत्रों में छपता रहता था, और मैंने नहीं बताया तो क्या थ्री मैन पैनल ने भी नहीं बताया? तीनों लोग, हरीश रावत ने तो नहीं बताया, लेकिन वो थ्री मैन पैनल जिसके सामने 3.5 घंटे श्री अमरिंदर सिंह जी ने बातचीत की, क्या उसने ये तथ्य उनके सामने नहीं बताए? और एक बार नहीं, पैनल के सामने 2 बार बैठक हुई और कांग्रेस अध्यक्षा से मिले, इन्हीं बिंदुओं को बताया कि इन पर हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि हरीश रावत ने मुझको नहीं बताया, तो चलिए हरीश रावत के लिए आप कुछ भी कह दीजिए, मगर इतने लोगों को तो एक साथ आप नहीं झुठला सकते। और न मैं समझता हूं कैप्टन साहब का स्वभाव ऐसा नहीं है कि इतने लोगों को एक साथ झुठलाने का प्रयास करेंगे, और वो प्रयास करेंगे भी तो मैं नहीं समझता कि एबीपी ऐसे प्रयास को स्पर्श नहीं करेगा। आपको क्या लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब आपके किसी काम के नहीं रहे, कांग्रेस पार्टी के किसी काम के नहीं रहे, ये स्थिति आ गई है? नहीं, देखिए मैं एक तथ्य आपको बता रहा हूं, इस्तीफा देने का फैसला उन्होंने किया, लेकिन जब इस्तीफे की खबर सार्वजनिक हुई तो विधानमंडल दल की बैठक जिसमें लोग अपने अपने सवाल लेकर के आए थे, उन सब ने एक स्वर से और बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से श्री कैप्टन को विधानमंडल का नेतृत्व करने के लिए, पंजाब का नेतृत्व करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया, और उनसे अपेक्षा की सार्वजनिक, और वो सार्वजनिक रूप से शाया हुआ है, प्रस्ताव के रूप में अपेक्षा की कि वो पार्टी को समय समय पर नेतृत्व प्रदान करते रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे। और श्री चैनी ने उनसे मिलने का समय मांगा, एक बार नहीं कई बार उन्होंने प्रयास किए। मैंने उस प्रस्ताव को लेकर के उनके पास जाने के लिए समय मांगा, उन्होंने कहा भाई अभी नहीं, फिर मिलेंगे। तो मैंने ये सोचा कि अभी उनके पास समय शायद नहीं होगा, फिर समय दे देंगे। अब मगर मुझे मालूम नहीं था कि वो दिल्ली आकर के कुछ और सोचने लग जा रहे हैं। अब वो क्या सोच रहे हैं पूछ रहा हूं ये तो कि वो जाने, लेकिन मैं आज भी कह सकता हूं, जिस व्यक्ति को 3 बार कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा, जिनको 9.5 साल पंजाब जैसे राज्य का सम्मानित मुख्यमंत्री बना करके रखा और सारे कांग्रेस की बागडोर सौंप करके रखी, तो उस व्यक्ति को कांग्रेस कम अहमियत दे रही है, उनके लिए बेकार है। हमारे लिए वो महत्वपूर्ण थे, और यदि वो भाजपा का मुखौटा बनते हैं और उनके लिए उनके पर्पज को सर्व करने का माध्यम बनते हैं, तो उनको हमको जवाब देने की जरूरत नहीं है, इतिहास को और समय को जवाब देना पड़ेगा उनको, क्योंकि और अपने वेल एम्फेसाइज्ड विचारों को, जिसमें वो कहते थे धर्मनिरपेक्षता, सेकुलर थॉट्स की बात करते थे, उनको जवाब देना पड़ेगा। वो हम उनसे जवाब नहीं मांगेंगे, लेकिन समय जरूर उनसे जवाब मांगेगा। हरीश रावत, आपने सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की, कुछ के सीधे सवाल जवाब दिए और कुछ जवाब में आप ठिठकते रहे, पर जाहिर है आपने बहुत बड़ा ऑपरेशन अभी हाल ही में किया है, और वो चाहे आप माने या न माने, वो उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरह से आपने चाहा होगा। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज़ पर जारी है पंजाब का और पंजाब से शिखर सम्मेलन।